तो अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अपनी एसएसटी की क्लासेस को करते हैं। तो आज की क्लास में आपको एसएसटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी कि बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, पशु क्या है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मुझे पता है कि बहुत इजी हैं, बट क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जब आपके क्वेश्चंस इजी हैं तभी गलत होने के, क्योंकि हार्ड तो क्वेश्चंस हम पढ़ ही लिए हुए हैं। और हम ऐसा नहीं, हम इजी, हार्ड एंड मॉडरेट तीनों लेवल के क्वेश्चंस को करके जाएंगे ताकि हम किसी भी बेसिस पर किसी से पीछे ना रहे और इस बार अपना सीटेट कंप्लीट करके आए। गीतांजलि के लेखक कौन है, आप बताइए कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या फिर 8 मार्च को। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है। और आप मुझे बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, हम अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व महिला दिवस हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर को हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे चौड़ा या ऊंचाई पर कौन है, तो वो है भाखड़ा नागल बांध। क्लियर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है आप मुझे बताइए, और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, क्या गुलाब, कमल, चमेली या सूरजमुखी। नहीं, यहाँ पे है कमल, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, क्या 1919 में होती है। नहीं, 1919 में तो हमारे पास रॉलेट एक्ट आया था, है ना। और यहाँ पे क्या हो सकता है, 1945, हाँ ये हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में ही की गई थी, 1950 नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1945। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है बी के साथ आप जा सकते हो और आपका आंसर सही हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्या कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। कौन है वो महापुरुष जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्या महात्मा गांधी थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। क्लियर। लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। और वही महात्मा गांधी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा को त्याग करने का देते हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, और सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे देख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे जय जवान जय किसान के नारा देने वाले। अगला है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्या ममता बनर्जी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, या मायावती जी हैं, या सुचिता कृपलानी जी थी, या फिर इंदिरा गांधी थी। देखिए ये दोनों वर्तमान में मुख्यमंत्री हो सकती है, जैसे कि ममता बनर्जी अभी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बट अगर आपसे पूछे कि पहली कौन थी, तो वो थी सुचिता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है कि कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 में क्यों होती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, K2 है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, या फिर नंदा देवी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ही है, 8,834 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप K2 को टिक करते हो, ये सही है। बट अगर आपसे पूछे कि भारत, यानी कि सिर्फ भारत में, K2 तो नेपाल में ही है, भी जाता है। अगर आपसे पूछे कि पूर्णतया भारत में कौन है, तो वो है कंचनजंगा। इसका राइट, इस क्वेश्चन के साथ आप आंसर करोगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, मोर, कबूतर या बत्तख। यहाँ पे हो जाएंगे, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। पिकॉक है इंडिया का नेशनल बर्ड।
हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? आप बताइए कि हर घर तिरंगा मिशन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या वो 1920 में था, 2020, 2021, 2022 या फिर 2023? आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 2022 में की गई थी। क्लियर? और कौन करता है इसकी शुरुआत? तो हमारे प्रधानमंत्री जी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? चलिए इसका आंसर करके बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ की है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देती है और हमारे सौरमंडल में बहुत ज्यादा हीट रिड्यूस कर देती है? तो क्या वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में, हमें आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अपनी पृथ्वी के इस लेयर की बात करें तो हमारे वायुमंडल में 78% कार्बन डाइऑक्साइड, 78% नाइट्रोजन है। क्लियर? और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे ये राजस्थान हो गया। यहाँ से आप ऐसे एक समझने के लिए मैप देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान, ये एरिया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश यहाँ पे। वही अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गोवा। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा सिक्किम। क्लियर? आप देखोगे कि ये करके जो गया ऐसे, ये सिक्किम। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्या कहता है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्ले का होता है? तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? तो ये 5 छल्ले के होते हैं। जो रिंग नहीं बने होते हैं वो 5 होते हैं। क्लियर? संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? संविधान का रक्षक कौन है? संविधान के रक्षक का यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप कोई लॉ बनाते हो, या फिर जैसे संसद, आपको पता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो अपने मतों का इस्तेमाल करके अपने निर्वाचित सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद वो संसद में जाते हैं, संसद में जाकर के कानून बनाते हैं। पर अगर वो कानून संविधान के खिलाफ हो, कोई ऐसा कानून आप पास कर देते हो जिससे संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव किया जा रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो आपको राइट नहीं दे रहा हो, तो क्या होगा? वहां पे संविधान की रक्षा कौन करेगा? यानी कि इस पर रोक कौन लगाएगा? वो है सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से चेक एंड बैलेंस लगा के रखा है कि यहाँ पे कोई भी अपने मनमानी को नहीं कर सकता है, कोई भी किसी तरह के निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप देखो कि राष्ट्रपति, मतलब जिसे आपने सिलेक्ट करके भेजा है, जो संसद में बैठे हैं, वो नीतियां बना रहे हैं, और अगर उनकी नीतियां बेकाबू हो जाती हैं, संविधान के खिलाफ होती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय उस पर रोक लगा देगी। और आपको पता है कि संसद क्या करती है? वो जजों की नियुक्ति भी कर देगी। क्लियर है? तो वो वहां पे एक नया लॉ बनाकर, नया अमेंडमेंट बनाकर जजों को भी बदल सकते हैं। तो ये सारा का सारा मामला यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का है, यानी कि हमारे यहाँ सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? संविधान के पास है, और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भारत में सबसे बड़ा संविधान है। क्लियर? ब्लू व्हेल क्या है? ये क्या है आप मुझे बताओ। तो ये स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा है। सहारा कहाँ है? तो सहारा अफ्रीका महादेश में है, महाद्वीप में है। गोबी कहाँ है? तो ये मंगोलिया में है। अटाकामा कहाँ है? अटाकामा कहाँ होगा? ये भी अफ्रीका में है, अटाकामा मरुस्थल। और थार कहाँ है? तो थार भारत में, थार भारत के रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा मरुस्थल है। तो इसका आंसर क्या है? डी बिल्कुल सही जवाब है। अभी बातें हो रही थी ना अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को काटने की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारा गुजरात का रेंज हो जाएगा, और इसके ऊपर हमारा यहाँ राजस्थान है, और राजस्थान के इस एरिया में ही एक सेकंड में आप इसको ढंग से समझिए। 1 मिनट। यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये राजस्थान है, यहाँ पे ये गुजरात हो गया,
समझने के पर्पज से हमने एक ऐसा मैप बना लिया है। आप यहाँ पे देखो कि ये है हमारा थार मरुस्थल, ये राजस्थान का एरिया, और अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं। और अरावली क्या करती है कि वो, क्योंकि थार है मतलब कि वो रेगिस्तान है, वो तो हर दिन उसका विस्तार हो रहा है, वो हर दिन बढ़ रहा है एक एक कदम। और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं क्या करती है, उसको रोकती हैं, क्योंकि अगर उसका विस्तार होगा तो फिर यहाँ पे पंजाब, दिल्ली का जो एरिया है, जो झारखंड हरियाणा का जो एरिया है, वो धीरे धीरे तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी। और वहां से जो सीधे जो हवाएं चलती है रेगिस्तान में, वो आपके घरों में घुस जाएंगी। तो इसलिए कहा जा रहा था कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को बचाना बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या है, ए। और आप इसको करंट से भी जोड़कर पढ़िए। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? कौन था भाई भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग, भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। वही अगर आपसे पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले गवर्नर कौन बने, तो वो थे राजगोपालाचारी। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? वो है कच्छ। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और इनकी पुस्तक है। यंग इंडिया के किसकी पुस्तक है? तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी की। न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? तो न्यू इंडिया किसकी है बताइए? एनी बेसेंट जी की। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अब ये बताओ, ये आंसर किसी से गलत होगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 204, 206, 208 या फिर 210? यहाँ पे है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आपके गलत होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी लेवल को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम हार्ड, मॉडरेट एंड सिंपल तीनों लेवल से तैयारी करके जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बरगद है। और आप डेली बेसिस पर क्लासेस को देखो ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इजी से इजी एंड हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम? ये हम 8 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर? अगर आपसे पूछ लेता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन देता है, तो वो है हमारे भगत सिंह। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप देखो, कल की वीडियो देखो, उसी में मैंने ये चीजें कंप्लीट कराई है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा है कुचिकल या जोग या फिर धुआंधार या फिर चित्रकूट। तो आप बताओ क्या होगा? धुआंधार होगा या कुचिकल होगा? यहाँ पे हो जाएगा कुचिकल। कुचिकल भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर? यानी कि राइट आंसर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब होती है? तो WHO की स्थापना जो है वो 1948 में होती है। 1945 में नहीं, 1947 में नहीं, 1950 में नहीं। यहाँ पे 1948 यानी कि 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। क्लियर? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? क्या वो मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, कछुआ है या वेल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ है या वेल है? आप मुझे बताओ। नहीं, यहाँ पे है डॉल्फिन। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या है? डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? डॉल्फिन। और इसमें अगर और क्लियरिटी किया जाए तो वो है गंगा डॉल्फिन, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेगा, कहता है कि गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? क्या कालिदास थे, जयदेव थे, तुलसीदास थे या बिहारी थे? तो इसका राइट आंसर है जयदेव। कालिदास नहीं होंगे, तुलसीदास भी नहीं होंगे और बिहारी भी नहीं होंगे। यानी कि इसका आंसर बी बिल्कुल सही है कि गीता गोविंद जो रचयिता है, जो पुस्तक है, उसके रचयिता जयदेव हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इससे छोटा नहीं है कुछ भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे मोनाको नहीं होगा, माल्टा नहीं होगा, नाउरू नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब ये किसी का गलत होगा। क्या प्रतिभा पाटिल जी थी, सरोजनी नायडू जी थी, सुचिता कृपलानी जी थी या फिर इंदिरा गांधी थी? आप बताओ कि कौन थी। तो यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला मुख्यमंत्री थी सरोजनी नायडू,
सुचिता कृपलानी, और सबसे पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। यहाँ पे सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस भी आपके लिए जरूरी हैं, आप प्लीज इन्हें भी अच्छे से पढ़िए, और जो आपके ऑप्शंस से आंसर्स बन सकते हैं ना, उन्हें भी बनाइए। क्या होता है कि हम किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से एक क्लू नहीं छोड़ सकते हैं अपने एग्जाम को लेके। एक होता है ना कि लास्ट में ये हो जाता है कि काश मैं ऐसे पढ़ लेती, या काश मैं वैसे पढ़ लेती, काश मैं इतनी तैयारियां कर लेती। नहीं, इस बार नहीं, इस बार हम वो सारे काश के जो पर्सपेक्टिव है उसे तोड़ करके जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला देखें। जस्ट अ मिनट, अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अब ये तो एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा और कोई नहीं है। तो मिसाइल मैन हमारे अब्दुल कलाम थे, विक्रम साराभाई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्या वो मुंबई है, या कोची है, या विशाखापट्टनम है, या फिर चेन्नई है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर कोई है तो वो है मुंबई बंदरगाह। नहीं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सबसे गहरा कौन है? वो है कोची बंदरगाह। विशाखापट्टनम नहीं, और ना ही यहाँ पे चेन्नई होगा। ब्लड बैंक किससे संबंधित है? तो ये रक्तदान से संबंधित है, रक्त से संबंधित है। ब्लड बैंक दूध, बीज, दवा इसका राइट आंसर नहीं होंगे। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी है? आप मुझे बताओ कि ओजोन परत, चलिए आप ये बताइए कि ओजोन परत पृथ्वी के किस लेयर में है? क्या वो क्षोभ मंडल में है, समताप मंडल में है, मध्य में है, आयन में है, या बहिर् में है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, या हाइड्रोजन की? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैसों से बना है? समताप मंडल में ओजोन परतें पाई जाती हैं, और ये जो ओजोन परतें हैं, ओजोन परतें ओजोन गैसों से बनी है। क्लियर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैंगूर झील कौन सा है? चलिए आप आंसर बताइए कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी की लैंगूर यानी कि नमकीन झील कौन सी है? क्या चिल्का झील है, ठीक है, या वेवनाड है, या पुलिकट है, या सांभर है? आपको पता होना चाहिए कि चिल्का तो जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर में। तो ये खारे पानी की होगी या नहीं? सांभर किस चीज की हो सकती है? तो चिल्का झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। क्लियर? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सांभर झील भी है, पर सांभर चिल्का झील से बड़ी नहीं है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? बताइए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जिनके नाम पर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक सेकंड, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आप मुझे बताओ कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी? क्या वो दूध से है, मत्स्य से है, अनाज से है, या फिर तेल से है? तो यहाँ पे हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। मत्स्य क्रांति से नहीं, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का सीधा संबंध हमारे यहाँ दूध उत्पादन से ज्यादा था, यानी कि दूध के व्यापार में बढ़ोतरी करना, उसके व्यापार को और बढ़ाना। उसके साथ जैसे क्या होते थे कि गांव से वो डेयरी फार्म तक लेकर गए, फिर उन्हें उनके मूल्य का असली यूज मिलने लगा। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो सकता है? क्या वो छोटा नागपुर का पठार है, या फिर दक्कन का पठार है, या फिर मालवा का पठार है, या फिर बुंदेलखंड का पठार है? देखिए, सबसे बड़ा पठार की बात करें तो दक्कन का पठार जो है ना, वो सबसे बड़ा पठार था। क्लियर? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को। आप मुझे बताओ कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम? 5 सितंबर को। 2 अक्टूबर को क्या होगा? गांधी जयंती सेलिब्रेट करेंगे। अगला क्या कहता है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या होती है? अच्छा, अस्थायी स्मृति क्या होगी? तो इसका रैम होगा। आपको पता है कि रोम जो होता है वो स्थायी चीजें कैप्चर करता है। हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव चीजें अलग है। पेन ड्राइव में आप अपने डाटा को स्टोर करते हो और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पुराना है, या फिर अमर उजाला सबसे पुराना है, या फिर द स्टेटमैन सबसे पुराना है, या फिर बॉम्बे सबसे पुराना है? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, यानी कि बॉम्बे समाचार पत्र जो है वो सबसे पुराना है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया तो पुराना नहीं है ज्यादा, अमर उज्ज्वल भी नहीं है, द स्टेटमैन भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? चलिए ये बताइए तो कि भारत की सबसे पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस तो आपको पता है किरण बेदी जी थी। सबसे पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी अन्ना राजमम मल्होत्रा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। किरण बेदी ये पहली आईपीएस अधिकारी थी। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? तो ये है 4। राइट आंसर ऑप्शन सी है। सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? क्या यह एक नृत्य है, या फिर यह एक योग है, या फिर ये एक संगीत है, या फिर ये एक खेल है? तो सूर्य नमस्कार क्या है? ये एक योग है। योग है, हम नृत्य नहीं करते हैं, हम योगा करते हैं। और अगर आप प्रॉपर सूर्य नमस्कार करते हो, और अगर आप 2 बार या 5 बार डेली बेसिस पर करते हो, तो आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लोगे एंड बहुत सारे आपके मेडिकल के खर्चे भी बच जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? कौन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर? क्या विक्रम संवत है, या फिर हिजरी है, या शक संवत है, या फिर ग्रेगोरियन है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा शक संवत। हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे हम हिजरी या शक संवत या फिर ग्रेगोरियन को नहीं मान सकते हैं। हमारे यहाँ जो कैलेंडर है, हमारे यहाँ जो तिथियां होती हैं, वो विक्रम संवत के नाम पर होती है, विक्रम संवत से प्रभावित होकर होती है। क्लियर है? ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? अब ये तो कोई नहीं भूलेगा। ब्लैक गोल्ड कौन है? तो ब्लैक गोल्ड हम पेट्रोलियम को कहते हैं, और हम भूरे रंग के या फिर कोयले को भी हम ब्लैक गोल्ड कह लेते हैं। हीरा है, लोहा है, यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि पेट्रोलियम सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी पठार कौन सी है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, उसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? तो वो है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसके बाद है विंध्याचल, और क्या है वहां पे, विंध्यन और सतपुड़ा रेंज से कौन सी नदी निकलती है, उनके सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार आपको रिवीजन करा रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटना चाहिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। और गंगा की सहायक नदी है यमुना। गंगा कहाँ से निकल के आ रही है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा की लंबाई कितनी है? 25। गंगा मुख्य रूप से उत्तराखंड से निकल ही रही है। उसके बाद वो पंजाब, क्या गंगा पंजाब में जाती है? नहीं, गंगा पंजाब में नहीं जाती। उत्तराखंड से वो मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और 45 किलोमीटर झारखंड में। उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा यमुना एक बात करें तो ये बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्रा, जो यहाँ से जाती हुई गंगा की एक धारा में मिल जाती है, और यहाँ पे जब ये धारा मिलती है तो उधर से ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है, और इसका नाम हो जाता है मेघना। दोनों मिलके पद्मा नाम से यहाँ पे डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा की ही एक धारा हुगली बन के पश्चिम बंगाल में चली जाती है, से होते हुए बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। और ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा तो आपको पता होगा नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से नर्मदा और सोन 2 नदियां निकलती है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, और वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। बाकी सारी की सारी मोस्टली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियां क्या है? गंगा यमुना जो है वो सदाबहार नदियां हैं, ये हिमालय नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा भी हिमालय नदियां है, लेकिन नर्मदा एक पठारी नदी है, ये सदाबहार नदियां नहीं है। लूनी है, माही है, साबरमती है। ये सारी की सारी नदियां मौसम पर डिपेंड करती है, यानी कि बारिश के समय जब इनमें नदियों में उफान आता है तो ये बाढ़ की स्थिति पैदा करती हैं। बिहार की शोक किसे कहते हैं? कोशी को कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए। क्वेश्चन देखा, आंसर करो, टिक करो बस। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आप बताओ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित होगा? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या स्वर्ण क्रांति? अब ये आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो है श्वेत क्रांति से संबंधित।
इसी के साथ 50 क्वेश्चंस, ये तो आंकड़े 50 दिख रहे हैं, बट इसके एक्सप्लेनेशंस को आप देखोगे, इसके डिटेलिंग्स को आप देखोगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल की क्लासेस में। तब तक के लिए गाइस प्लीज पढ़ाई करिए, सीरियसनेस के साथ पढ़िए, अपने लाइफ में एक गोल सेट करिए और अपने लाइफ को स्टेबल बनाइए, क्योंकि सिर्फ बिना गोल के, बिना किसी एम के, बिना लक्ष्य के पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तो अपने लाइफ में एक लक्ष्य बनाइए और उसे पूरा करिए, उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करिए। सो प्लीज पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल से ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसे खुद भी शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए। मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। थैंक यू।